हेलो दोस्तों। आप लोग हमेशा मैथमेटिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब कॉसेक सेक थीटा उसके बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आप हमेशा आपके मन में दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई इसका यूज क्या है रियल लाइफ में। हम लोग इतना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और जितने बड़े बड़े मैथमेटिक्स के फंक्शन है ये सवाल क्यों लगाते हैं, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। कभी कभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे लोगों से कि ये इसलिए हम करते हैं कि इससे हमारा दिमाग तेज होता है। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब में खान सर जो बड़े बड़े टीचर हैं इन लोगों को ये कहते सुना है कि ये लोग ये बोलते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा दिमाग तेज होगा और हम रियल लाइफ में समस्याओं को हल कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम लोग सब लोग बैठ के शतरंज खेल लेते जिससे हमारा दिमाग तेज हो जाता। हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा या जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लोग क्यों सॉल्व करते। तो सच्चाई कुछ अलग है। एक्चुअली जो जितने भी इक्वेशंस आप लोग यूज करते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। इनफैक्ट जो आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ये मोबाइल, लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये सैटेलाइट, ये रॉकेट, ये सब कुछ इस साइन थीटा कॉस थीटा और अलजेब्रा और कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वजह से पॉसिबल है। हम वैज्ञानिक लोग जितनी भी चीज़ें करते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे रॉकेट भेजते हैं अंतरिक्ष में, सैटेलाइट भेजते हैं, ये मोबाइल बनाते हैं, ये यूट्यूब पे जो वीडियो सॉफ्टवेयर जो आप लोग जिसकी वजह से आप लोग ये सब वीडियो देख पा रहे हैं, ये सब कुछ उसी कैलकुलस के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसी साइन थीटा कॉस थीटा के कैलकुलेशंस की वजह से है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, तो इस वीडियो में आपको ये मैं जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों है। इसको समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि गणित की शुरुआत कैसे हुई। मतलब हम लोग गणित यूज ही क्यों करते हैं, कैसे हुई गणित की शुरुआत। तो मैं एक डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में कि मैं जो बताऊंगा गणित क्या है और गणित क्यों है। लेकिन अभी इतना जानिए बस, क्योंकि इस ये वीडियो मैंने ओपनली बनाया है साइन थीटा कॉस थीटा के लिए स्पेसिफिकली, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में बस संक्षिप्त में बात करूंगा और डिटेल में बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो अगर आपको पता होगा तो जो हम लोग पहले जब हम लोग जंगलों से चल के रहने लगे, मतलब सिविलाइजेशन, खेती करने लगे, तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे सामने आया गणना करने का कि भाई कितना एकड़ लैंड है, जमीन कितने पास है हमारे पास, कितने किलो अनाज, कितना अनाज हुआ हमारे पास, वो अनाज कितने टैक्स के रूप में दिया जाएगा, कितने लोग एक गांव में रहते हैं, उनके कितने बच्चे हैं। तो गणना जो सिंपल गणना है कि भाई अगर हमने 1 किलो अनाज खरीदा है तो उनको कितनी सोने की मुद्राएं देनी है, या अगर 1 किलो हमने एक कपड़ा खरीदा है तो कितनी मुद्राएं उसको देनी है और कितनी विनिमय करना है। तो यहाँ पे शुरुआत हुआ अंकगणित का। सिंपल कि 1 2 ये 5 रुपए किलो है तो 2 किलो का दाम कितना होगा, या इन सब चीजों के कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद जो हमारे पास समस्याएं आई, जब हम लोग सिविलाइजेशन बढ़ने लगा तो हमारे पास बिल्डिंग बनने लगे, और बिल्डिंग बनने लगे तो बिल्डिंग में फिक्स तरीके से बिल्डिंग कैसे गुंबद बनेगा, कैसे बिल्डिंग के दीवार बनेगी, और हमारे पास जमीन था तो जमीन को कैसे नाप के उसको रखा जाए, किस राजा के पास कितना जमीन है, या आप अगर आपके पास कितनी जमीन है, फलाना के पास कितनी जमीन है, कितनी एरिया है। तो इन सब के लिए हमने शुरू किया जियोमेट्री का। जियोमेट्री में बेसिकली ये सब मतलब कि एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, इससे कि या कितना लैंड लोगों में बटेगा, या बिल्डिंग कैसे बनेगी, कितनी एंगल रहेगा, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई। तो यहाँ पे हमने जियोमेट्री का आविष्कार किया। जियोमेट्री जिसको शायद हिंदी में रेखा गणित कहते हैं, ठीक है। तो वो जो जियोमेट्री है, अब जियोमेट्री के बाद फिर हमने कैलकुलस का आविष्कार किया। वो कभी बताऊंगा कैलकुलस का आविष्कार क्यों किया फ्यूचर में। फिर उसके बाद से और सारे विज्ञान, जैसे कि अभी गेम थियरी, ग्राफ थियरी, ये लेटेस्ट मतलब नई मैथमेटिक्स के ब्रांच खुले हुए हैं जो आप आगे पीएचडी वगैरह करेंगे तो पढ़ेंगे। तो अब जो ये जियोमेट्री है, पहले मैंने बताया कि अरिथमेटिक सबसे पहले हमने खोजा, उसके बाद से खोजा जियोमेट्री, ठीक है। अरिथमेटिक में सिंपल अंक गणना के लिए जियोमेट्री जो था। अब इस जियोमेट्री में जो भी एरिया है और जो भी बिल्डिंग है, गुंबद है, कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने देखा कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस है। जैसे एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए
कि आपका राजमहल यहाँ पे है राजा का, और वहां से एक छोटा सा रानी का महल है, एक उदाहरण लीजिए, मतलब कि, और यहाँ पे राजा का महल है, ठीक है, और उसके बाद से बीच रास्ते में यहाँ पे मंत्री जी का महल है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना भाई राजा के पास कि भाई कि मंत्री के महल से राजा का महल कितना दूर, रानी का महल कितना दूर है, और राजा के महल से मंत्री जी का महल कितना दूर है, और राजा के महल से रानी का महल कितना दूर है। ये डिस्टेंस भाई पता होना चाहिए किसी भी कैलकुलेशन के लिए कि वहां पे सैनिक कितना भेजना है या क्या करना है, कितने देर में जाने में लगेगा, आने में लगेगा, एक सिंपल समस्याएं थी। तो यहाँ पे आविष्कार हुआ, ये ज्योमेट्री के अंदर आता था कि गणना करना कितना एरिया है, क्या है। तो इस ज्योमेट्री के अंदर आता है, यहीं से इसके अंदर से उत्पन्न होता है ट्रिग्नोमेट्री, कि मतलब कि त्रिकोणीय माप, जो ज्योमेट्री के अंदर से शुरू होता है। तो जब ज्योमेट्री में हमारे पास ऐसी ऐसी समस्याएं आने लगी, तो इनको हल करने के लिए बारे में हम सोचने लगे कि भाई ऐसी समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा, ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको कैसे नापा जाए, इसका कैसे गणना किया जाए। तो इसका सबसे पहले शुरुआत हुआ था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस एक बार स्टडी कर रहे थे ऐसे ऐसे, मतलब कि ऐसे त्रिकोणीय समस्याओं के बारे में, त्रिकोणीय जो मतलब कि शेप है उसके बारे में। तो उन्होंने एक बात देखा कि कोई भी अगर कोई त्रिकोणीय आकार है और वहां पे एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो उन्होंने देखा कि जो इसका स्क्वायर, मान लीजिए कि अगर ए है, ये इसका लेंथ ए है, एक भुजा का जो बेस है इसका लेंथ बी है, और जिसका लेंथ अगर सी है, तो उन्होंने एक ये स्टडी मतलब करके मतलब उनको सामने दिखा ये बातें, मतलब ऑब्जर्वेशन करके, प्रेक्षण करके पता चला कि जो इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर के बराबर है, इसके स्क्वायर उसके स्क्वायर का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। तो ये ज्योमेट्री में हमारा पहला आविष्कार था। लोगों करीब कितनी अच्छी बात है, अगर हमें इसके और इसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में पता है तो ये डिस्टेंस अपने आप निकाल लेंगे। अगर ये 90 डिग्री वाला कोण होता है, अगर मतलब इस केस में अगर ये मान लीजिए कि 90 डिग्री से सामने है, तो अगर हमें रानी और मंत्री के बीच के डिस्टेंस पता है और मंत्री और राजा के घर के डिस्टेंस के बारे में पता है, तो हम इससे इस फॉर्मूला से एग्जैक्टली निकाल लेंगे कि राजा और रानी के घर कितना डिस्टेंस है, ये हमें पता चल जाएगा। और ये पहला आविष्कार था त्रिकोणमिति, और यहीं से त्रिकोणमिति का शुरुआत हुआ, ठीक है। तो अब इसमें जब बाद में अध्ययन करने पर ये पाया गया, ये भी देखा गया कि जब त्रिकोणमिति अध्ययन किया गया तो पाया गया कि किसी फिक्स एंगल के लिए भी, मतलब कि हमें जब अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यहाँ पे अगर कोई फिक्स एंगल है थीटा, और मान लीजिए कि ये कोई एंगल कुछ बीटा है, तो इस फिक्स एंगल के लिए जो ये और इसका रेशियो है, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहता है। चाहे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक छोटा सा भी त्रिकोण बनाया जाए और वहां पे मान लीजिए कि थीटा की जो 20 डिग्री है और यहाँ पे भी अगर ये 20 डिग्री है, भले ही तो जो ए और बी का अनुपात है, मतलब ए बटा जो बी है यहाँ पे, और मान लीजिए कि यहाँ पे इसका है डी और ई और इसका एफ, तो देखा गया अगर ये 20 डिग्री है, किसी भी चाहे कितना भी छोटा चाहे कितना भी बड़ा ट्राइंगल हो, तो जब अगर इसका और इसका रेशियो अगर ये एंगल सेम है, तो जो ए अगर ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री, तो डी बाई ई का भी जो वैल्यू रेशियो है और जो इसमें ए बाई बी मतलब यहाँ पे जो रेशियो दोनों सेम रहेगा। तो मतलब अगर किसी, और ये देखा गया कि ये राइट एंगल, मतलब एक एंगल अगर 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो किसी गिवन फिक्स एंगल के लिए इन दोनों का जो लेंथ का अनुपात रहता है वो हमेशा सेम रहता है। और यहीं से शुरुआत हुआ त्रिकोणमिति का। तो क्यों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार था कि इसे मान लीजिए कोई बड़ा सा कोई बड़ा सा अगर मान लीजिए कि ये कोई आकार है, कोई क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे दो त्रिकोण में और इन दोनों का अलग अलग अध्ययन कर लेंगे इस एंगल के आधार पर। और बिल्कुल जो ये एंगल है इनका जो रेशियो है यही तो है साइन थीटा और कॉस थीटा। जैसे क्या किया गया कि इसको नाम दे दिया गया साइन थीटा और कॉस थीटा कहा गया। जैसे ये कहा गया कि भाई मान लीजिए इस एंगल को, इस ट्राइंगल को ले लीजिए ए बी सी, तो इसमें देखा गया कि जब ये एंगल थीटा है और मैंने बताया कि देखा गया कि इन दोनों का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, तो इसको कहा गया कि भाई किसी गिवन एंगल के थीटा के लिए ए और बी का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है।
किसी गिवन जो एंगल मान लो 20 डिग्री, इसके लिए सी और ए का जो लेंथ का जो अनुपात है वो हमेशा सेम रहता है, तो इसको साइन थीटा, तो साइन नाम दे दिया गया साइन थीटा। और साइन को बोलते हैं कि ये और इसका रेशियो, तो साइन थीटा को बोल देते हैं ए और ए बटा मतलब ए का लेंथ, और टेन थीटा मान लो बोलते हैं, इसको नाम बस दे दिया गया टेन थीटा में बोल दिया गया कि ए और बी का रेशियो। उसी तरह मतलब कि और कॉस थीटा में बोल दिया गया कि बी और सी का रेशियो। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा का। किसी एक ट्रायंगल में देखा गया किसी एक एंगल के लिए इनका रेशियो लेंथ का जो आपस में अनुपात है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो ट्रायंगल इतना छोटा हो या वो ट्रायंगल बहुत बड़ा हो, और उनका अनुपात हमेशा सेम रहता है। तो उसी को नाम दे दिया गया कि साइन थीटा मतलब इसका अनुपात, मतलब लंब और कर्ण का अनुपात, या मतलब कि और आधार इसका अनुपात, इसका तीनों का आपस में अनुपात सेम रहता है किसी गिवन एंगल के लिए, और इसी को नाम दिया गया साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके आधार पर बहुत बड़े बड़े अध्ययन किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूं जो आप अपने गांव में घर में करके कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पेड़ है और इसकी आपको ऊंचाई नापना है। एक सिंपल उदाहरण आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। अब इसकी ऊंचाई आप चढ़ के तो बहुत नापना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जिस समय सूर्य, मान लीजिए कि अभी दोपहर का समय हो, तो आप ये नाप लेंगे सूर्य की किरणें ऐसे आ रही हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे इसकी एक छाया बनेगी। इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पेड़ की एक छाया बनेगी, ठीक है, और छाया तो चूंकि धरती पे है तो आराम से इसकी लंबाई आप नाप सकते हैं। तो आप गए और छाया की लंबाई आपने नाप लिया, छाया पड़ रही है तो छाया की लंबाई आपने नाप लिया 10 मीटर, ठीक है। अब आपको इस पेड़ की लंबाई कैसे पता करनी है? एक सिंपल, आप क्या करेंगे, एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा, मान लीजिए छोटा सा बनाओ, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और उसको भी धूप में रख देंगे, ठीक है। और धूप में रख देंगे तो देखेंगे इसकी कितनी बड़ी छाया बन रही है, इसकी मान लीजिए कितनी बड़ी छाया बन रही है और इसकी इतनी बड़ी छाया बन रही है। तो आपको लकड़ी की लंबाई पता है, मान लीजिए L पता है, और इसकी लंबाई, छाया की लंबाई मान लीजिए C कह दिया मैंने, छाया मतलब C, छाया की लंबाई पता हो गई। तो अब मैंने बताया किसी गिवन थीटा के लिए, तो अब चूंकि सूर्य इसके लिए भी उतने ही एंगल से आ रहा है और इसके लिए भी इतने ही एंगल से आ रहा है, तो ये जो एंगल होगा चाहे लकड़ी के छाया के साथ और पेड़ का अपनी छाया के साथ दोनों में सेम होगा। तो जब दोनों में सेम होगा तो ये दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब जो tan थीटा होगा L/C, और यहाँ पे पेड़ की मान लो हाइट h है, यहाँ पे भी यही थीटा ही होगा, तो इसके लिए भी जो tan थीटा होगा, चूंकि ये एंगल थीटा थीटा दोनों के लिए सेम है, तो ये भी क्या होगा, उतना ही होगा, h/10 मीटर छाया की लंबाई है। तो ये भी नाप लिया आपने, ये भी आपके पास लकड़ी की लंबाई आपको पता है छोटी सी, उसकी छाया की लंबाई पता है, और आपको लकड़ी बेस आप जो जितनी बड़ी छाया है पेड़ की वो नाप सकते हैं आप। तो सिंपल आप h की निकाल सकते हैं, h बराबर हो जाएगा 10 × L/C, L का उसी का, मतलब आप लोग बिना नापे पेड़ पे बिना चढ़े आपको पेड़ की लंबाई पता चल गई, और कितना अच्छा यूज है। तो ये तो एक सिंपल पेड़ की लंबाई, हम सूर्य चंद्रमा की लंबाई हम त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं। जो आप हनुमान चालीसा में सुनते हैं कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तो जुग सहस्त्र योजन जो आर्यभट्ट ने निकाला था कि सूर्य कितना दूर है हमसे, वो ट्रिग्नोमेट्री से निकाला था, साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करके। और जितने भी हम रॉकेट और सैटेलाइट भेजते हैं, सब चीज में जो डिस्टेंस और एक दूसरे में जो रिलेशन होता है, एक दूसरे का आपस में डिस्टेंस और कितना एंगल कितना क्या है, सब चीजें हम हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज करते हैं हर एक चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो जरूर समझ में आएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा का क्या यूज है, कैसे ये क्या होता है। ये बिल्कुल अनुपात होता है, जो फिक्स अनुपात है, इसका हमने नाम साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया है, और इसका बहुत ज्यादा यूज है। जिस दिन मैं कभी समझाऊंगा अगले वीडियो में कि गणित क्या है, वो गणित कैसे शुरू हुआ, तो उसमें मैं डिटेल में सब कुछ एक लंबा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। थैंक यू।